हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये स्पेशल वीडियो 8वीं क्लास का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि आने वाले एक दो दिन में ही यानी कि 26 सितंबर को आपका इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्जाम है, मिड टर्म का जो पेपर है, ये होने वाला है। और इसी की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना दूसरा जो सैंपल पेपर है सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे थे बच्चों। तो ये वीडियो इसी पेपर के दूसरे सैंपल पेपर के पार्ट 2 की रहने वाली है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इस वीडियो का इस पेपर का पार्ट 2 नहीं देखा जरूर देखना पार्ट 1, क्योंकि बच्चों पार्ट 1 की वीडियो में आपको मैंने सेक्शन ए रीडिंग 14 मार्क्स का ये समझा दिया है, सेक्शन बी राइटिंग का 12 मार्क्स का ये समझा दिया है। अब जो हमारी ये आज वाली वीडियो है ना, ये पार्ट 2 की वीडियो है और इसके अंदर सेक्शन सी समझाएंगे बच्चों आपको। ग्रामर के 14 मार्क्स के जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक हैं सारे क्लियर करवाऊंगा। और सेक्शन डी लिटरेचर 20 मार्क्स, यानी कि जो आपके बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस बच्चों, जिसके मिड टर्म के एग्जाम में यानी कि बहुत ज्यादा हाईली चांसेस हैं यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपके रिपीट हो सकता है, वही हमने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताएं। कई बच्चों के यहाँ पे डाउट होते हैं, सर हमारे पास में आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसे ऑल पे सेट ना किया हो, तो एक बार चेक कर लेना। और साथ ही बच्चों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं वीडियोस के जो लिंक होते हैं उनको सेंड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के इसी पेपर के पार्ट 2 की वीडियो को। आर यू रेडी? समझने के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए तैयार हो? तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का और इस पेपर का सेक्शन नंबर सी ग्रामर का 14 मार्क्स यहां से शुरू हो जाता है। एक बार बच्चों मैं आपको पिछली वीडियोस का थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। पिछली वीडियो में हम सभी ने सेक्शन ए रीडिंग का 12 मार्क्स का ये पूरा कर लिया था। ठीक है, जिसमें पैसेज थे। फिर हमने अपना सेक्शन बी राइटिंग वाला देखा था बच्चों, जिसमें आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग है ये देखी थी, डायरी एंट्री हमने बहुत अच्छे से समझी थी, लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू प्रिंसिपल ये देखा था, नोटिस कैसे लिखना ये भी देख लिया था, है ना। तो अब जो हम आज डिस्कस करेंगे वो हमारा सेक्शन सी ग्रामर होगा और सेक्शन डी लिटरेचर होगा। ठीक है, तो बच्चों सेक्शन सी ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 5 ये है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो by choosing the correct option for each given blank any four। 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपको कोई 4 करने हैं और ये आपके एक एक नंबर के हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं और इनके आंसर को समझेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि रोहन डैश एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे ड्यू टू फीवर। रोहन कल स्कूल में बुखार की वजह से अनुपस्थित रहा, यानी कि वो स्कूल नहीं आया। ठीक है, तो यहां पे देखो बात की जा रही है यस्टरडे, यानी कि उस टास्क की जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। अब क्योंकि रोहन जो है वो एक सिंगुलर पर्सन है, इसीलिए हम रोहन के साथ में क्या लगाएंगे बच्चों, वाज लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रोहन वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे ड्यू टू फीवर। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो, आरव एंड नेहा डैश प्लेइंग फुटबॉल इन दी पार्क यस्टरडे। अब यहाँ पे फिर से बात की जा रही है कि आरव और जो नेहा हैं ये कल यस्टरडे यानी कि कल जो है पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। तो आरव और नेहा दो यहाँ पे नाम है, और जब दो नाम होते हैं बच्चों तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, वर का यूज करेंगे। वर का किस लिए, क्योंकि दो नाम है। ठीक है, ये प्लूरल बन जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लिखेंगे आरव एंड नेहा वर प्लेइंग फुटबॉल इन दी पार्क यस्टरडे। ओके, तो डी हो जाएगा आपका। देखो बहुत अच्छे से आपको मैं समझा रहा हूं, इनके आंसर भी लिखे हैं मैंने, चिंता मत करो, आंसर भी आपको दिखा दूंगा। चलो तीसरा क्वेश्चन, आई वांटेड टू गो आउटसाइड डैश इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। यानी कि मैं बाहर जाना चाहता था, भारी बारिश शुरू हो गई। तो यहां पर हम इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन से शब्द का उपयोग करेंगे, एंड का उपयोग करेंगे, यानी कि और, बट, लेकिन, बिकॉज या फिर और। तो इसमें से हम किस वर्ड का यूज करेंगे जो इस सेंटेंस को जोड़ देता है। ठीक है,
तो वो क्या होगा बच्चों, वो रहेगा बट। क्यों रहेगा बच्चों, क्योंकि देखो आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना चाहता था, बट ठीक है, अब मैंने यहां पे यूज किया बट इट स्टार्टिंग रेनिंग हैवीली, लेकिन अचानक से बारिश बहुत तेज होने लगी, दैट्स वाई यहाँ पे हमारा बट यूज हुआ है। बिकॉज का तो कोई मतलब नहीं बनता है ना, एंड इसको जोड़ेगा नहीं और का कोई मीनिंग नहीं है, दैट्स वाई। अब देखो चौथा क्वेश्चन, तान्या स्टडीड हार्ड डैश शी कुड पास हर एग्जाम्स इजीली। तान्या जो है वो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करती है ताकि वह अपनी परीक्षा आसानी से पास कर सके। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे उपयोग करेंगे हम सो किस लिए बच्चों, अब इसका सेंटेंस दोबारा पढ़ना, ठीक है। देखो सेंटेंस अब दोबारा पढ़ना है, इसका क्या पढ़ेंगे, तान्या स्टडीड हार्ड सो ही कुड पास हर एग्जाम्स इजीली, है ना। अब सेंटेंस मिल गया ना हमारा, दो सेंटेंस मिल गए आपस में, ताकि वो स्टडी हार्ड क्यों कर रही है, ताकि वो पास हो सके एग्जाम में, तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सो आएगा, ठीक है। चलो पांचवा वाला देखो बच्चों, आई कैन हेल्प मीरा डैश सी आस्क फॉर माई असिस्टेंस, ठीक है, मैं मीरा की मदद कर सकता हूं अगर वो मेरी सहायता मांगे, ठीक है। अब यहां पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों, यहां पे यूज करेंगे हम टू, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ो, आई कैन हेल्प मीरा टू शी आस्क फॉर माई असिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ एक्शन है या कोई पर्पस है उसको दिखाता है। पर्पस क्या है, मैं मीरा की हेल्प कर सकता हूं अगर वो मुझसे असिस्टेंस मांगे तो, है ना, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। अब इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, पहले में वाज आया है, क्यों आया है और क्यों ये चीजें हैं, सब मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। पहले में सिंगुलर पास्ट है रोहन, ठीक है, नेहा और वो जो हैं, एक सेकंड, दो लोग थे ना इसमें सेंटेंस में, नेहा और आरब, ये क्या है बच्चों, ये प्लूरल है पास्ट टेंस के, इसीलिए बट जो है वो दो आइडियाज के बीच को दर्शाता है, और सो जो है कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट के बारे में, और ये चीज है, ठीक है। तो आंसर आपको बता दिया मैंने। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब के हिसाब से आपको सही इसको फिल करना है, तो आ जाओ शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई 3 करने हैं, मैं आपको 5 करवा रहा हूं, ठीक है। इन 5 में से आपको एग्जाम में कोई 3 करने हैं। तो पहला वाला देखो बच्चों, पहला वाला क्या कहता है, मीरा डैश अराइव्ड एट स्कूल ऑन द टाइम एवरी डे हैज टू और कैन। दोबारा सेंटेंस को पढ़ते हैं लेकिन इसमें मॉडल वर्ब लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मीरा हैज टू और कैन अराइव एट स्कूल ऑन टाइम एवरी डे, तो बच्चों यहां पे हम यूज करेंगे हैज टू का। क्यों यूज करेंगे हैज टू बच्चों, क्योंकि देखो हैज टू सोर्स ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, तो यहाँ पे नेसेसिटी है यानी कि जरूरत है कि मीरा को स्कूल ऑन द टाइम आना होगा एवरी डे, या तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑब्लिगेशन है, या फिर जरूरत है उसकी, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों, रोहित कैन और मे स्विम वेरी फास्ट, ठीक है। तो यहां पे बच्चों हम कैन जो मॉडल वर्ब है ये उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि कैन जो होता है ना ये किसी की एबिलिटी को दर्शाता है, किसी की स्किल को दर्शाता है। तो रोहित कैन स्विम वेरी फास्ट, तो ये उसकी स्किल है, एबिलिटी है कि वो तेजी से स्विम कर सकता है, दैट्स वाई कैन उपयोग करेंगे, मे अलग उपयोग में होता है। तीसरा सेंटेंस, आई डैश कॉल अंजलि टुमारो टू आस्क अबाउट हर हेल्थ विल और शुड, तो बच्चों यहां पे हम क्या उपयोग करेंगे, ठीक है, यहां पे हम क्या उपयोग करेंगे कि मैं कल अंजलि को फोन करके उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछूंगा। तो बच्चों यहां पे पूछने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, विल, क्योंकि बच्चों विल जो है ना ये किसी फ्यूचर एक्शन को या फिर फ्यूचर जो इंटेंशन है इसको दर्शाता है, दैट्स वाई क्या उपयोग होगा बच्चों, विल, ठीक है। दूसरा, यू शुड और मस्ट टेक अ रेस्ट इफ यू फील टायर्ड, यानी कि तुम्हें जरूरत है, मतलब कि तुम्हें जब तुम थक जाओ तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या उपयोग करेंगे बच्चों, अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हो तो आपको आराम करना चाहिए, यहाँ पे उपयोग करेंगे बच्चों हम शुड, चाहिए। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि शुड जो है ना ये बेसिकली कोई एडवाइस दे रहा होता है या फिर कोई रिकमेंडेशन देता है तब। तो यहाँ पे क्या है, यू जो है वो किसी थर्ड पर्सन को कह रहा है कि अगर तुम अपने आप को टायर्ड फील करते हो तो तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, तो यू शुड आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। पांचवा,
अर्जुन मे और माइट ज्वाइन अस फॉर द गेम इफ यू फिनिश हिज होमवर्क। ठीक है, रोहन जो है वो क्या नाम है, रोहन नहीं अर्जुन, यदि अर्जुन अपना जो होमवर्क है वो पूरा कर लेगा तो वो हमारे साथ खेल में शामिल हो सकता है। अब यहाँ पे देखो उपयोग करेंगे हम मे का। मे उपयोग इसलिए होगा क्योंकि मे जो है किसी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर अर्जुन ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, ठीक है, फिनिश कर लिया, तो वो हमें गेम में ज्वाइन कर सकता है। पॉसिबिलिटी है, दैट्स वाई मे का उपयोग होगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द आंसर्स हियर हैज टू, कैन, विल, शुड एंड मे। ठीक है, हैज टू, कैन, विल, शुड, मे। ओके, चलो अब देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशंस। ठीक है, क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन। देखो ये जो आपका 7वां क्वेश्चन है ना, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक तो प्रीपोजिशन आ जाएंगे या फिर डू एज डायरेक्टेड वाला आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं बच्चों एक बार। देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको डू एज डायरेक्टेड करवाए थे। ये देखो बच्चों, ये है 7वां क्वेश्चन जो मैंने आपको सैंपल पेपर नंबर 1 के अंदर करवा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से इन्हें देख भी लो। मैंने आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको ना 5 दे रखे हैं, इनमें से कोई 4 करने हैं, तो मैंने आपको 5 के 5 यहाँ पे सॉल्व करके अच्छे से बताए हुए हैं। किसका आंसर क्या है, क्यों चेंज हुआ है, सब आपको बताया हुआ है ना। तो आप इसको पढ़ लेना, मैंने आपको करवा रखे हैं ऑलरेडी। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 7 में आज की इस वीडियो में प्रीपोजिशंस। ओके, कोई 4 आपको करने हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, मीरा पुट दी फ्लावर्स इन और ब्लो दी वाज केयरफुली। यानी कि मीरा जो है बच्चों, मीरा ने फूलों को फूलेदान में सावधानी से रखा। अब किसी चीज के अंदर रखा है तो इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, इन का उपयोग करेंगे बच्चों, है ना। तो इन कैसे, इन शो समथिंग इज इनसाइड अ कंटेनर और प्लेस। तो इन जो है वो किस चीज को दर्शाता है, किसी कंटेनर में, किसी डब्बे में, किसी जगह पर किसी का होना दर्शाता है ना, दैट्स वाई। दूसरा बच्चों, कबीर रन क्विकली टुवार्ड्स बाय द स्कूल गेट। कबीर तेजी से स्कूल गेट की ओर दौड़ा। तो की ओर दौड़ा, इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे बच्चों, टुवार्ड्स उपयोग करेंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो टुवार्ड्स शोस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये किसी मूवमेंट को दर्शाता है। यहाँ पे क्या मूवमेंट है कि वो तेजी से स्कूल गेट की तरफ दौड़ा, तो की तरफ या की ओर टुवार्ड्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तीसरा वाला, आई वेंट टू द मार्केट विद फॉर माई मदर यस्टरडे। इसका आंसर तो सभी कर लेंगे कि मैं अपनी मम्मी के साथ कल मार्केट गया था, तो यहाँ पे विद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद जो है बच्चों क्यों आएगा, क्योंकि ये किसी अकम्पलिशमेंट को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कल मम्मी के साथ मार्केट गया था तो विद आ जाएगा। चौथा, तान्या रिसीव्ड अ गिफ्ट फॉर ऑफ हर बर्थडे। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है, तान्या को जो है उसके जन्मदिन पे एक उपहार मिला। ठीक है, तो पर मिला, दैट्स वाई यहाँ पे हो जाएगा फोर शोस पर्पस ऑफ रीजन। तो तान्या को एक गिफ्ट मिला, किस वजह से, बर्थडे की वजह से, दैट्स वाई यहाँ पे 4 आ जाएगा। पांचवा, द ट्रेजर वाज हिडन द ओल्ड एज ब्रिज लो और बियॉन्ड। यानी कि खजाना पुराने पुल के नीचे छुपा हुआ था। तो यहाँ पे किसी के नीचे होना क्या दर्शाता है, बिलो शोज पोजीशन अंडर समथिंग। ये किसी समथिंग के अंडर जो पोजीशन है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। ओके, तो ये आपकी प्रोपोजिशंस हो गई। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैंने प्रोपोजिशंस भी करवा दी हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा बच्चों, ये रहेगा वर्ब का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8वां है ये आपका है वर्ब का। आपको कोई 3 करनी है इन 6 के अंदर से। पेपर में 4 दी जाएंगी, 4 में से कोई 3 करनी होंगी। मैंने आपको 6 दे दी हैं ताकि मैं आपकी और प्रैक्टिस करवा सकूं, और ज्यादा आपकी उसकी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहां पे हमें क्या दिया गया, पहला सेंटेंस, सी राइट अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर एवरी वीक। ठीक है, तो यहां पे हम क्या उपयोग करें वर्ब का जो ये सही बन जाए। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो पहले तो इसका मतलब समझो, फिर यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, सी राइट अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर एवरी वीक। वह हर हफ्ते अपनी दादी को एक पत्र लिखती है ना, पत्र को लिखती है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है।
तो दैट्स वाई क्या उपयोग करेंगे बच्चों, राइट्स। ठीक है, वी यूज सिंपल प्रेजेंट बिकॉज इट इज अ हैबिट और रूटीन, ये एक हैबिट है, एक रूटीन है जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या उपयोग करेंगे, राइट्स। आंसर बता दिया। दूसरा, द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई तो बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। तो खेल रहे थे, इसके लिए हम प्ले की जगह क्या उपयोग करेंगे बच्चों, वर प्लेइंग। क्यों, क्योंकि वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन दी पास्ट, ये पास्ट की बात हो रही है कि कल खेल रहे थे, है ना, तो वर प्लेइंग आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले की जगह क्या आ जाएगा, वर प्लेइंग। तीसरा वाला, आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर येस्टरडे, मैंने कल अपना होमवर्क कब तक पूरा कर लिया था, डिनर से पहले। तो हम बात कर रहे हैं पास्ट की, है ना, तो यहाँ पे फिनिश की जगह हम फिनिश्ड यूज करेंगे बच्चों। क्यों, वी यूज सिंपल पास्ट फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट। ठीक है, जो कि पास्ट में हो चुका है, इसलिए हम फिनिश्ड का उपयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म। चौथा प्रश्न बच्चों, ही यूजुअली गो टू स्कूल बाय साइकिल, वो ज्यादातर जो है नॉर्मली स्कूल जाता है बाईसाइकिल से। तो यहाँ पे हम गो टू की जगह गोज लगाएंगे। एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट जो है ये यूज हुआ है, ये एक हैबिट को दर्शाता है, अब हैबिट है उसकी, दैट्स वाई ईएस लगा है, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब गेट्स एस और ईएस। तो यहाँ पे जो ही है ये एक थर्ड पर्सन हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे गो की जगह GOES गोस का उपयोग करेंगे। ओके, ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, वी सी अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, हमने कल रात में यानी पिछली रात बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी को देखा। तो यहाँ पे क्या उपयोग करेंगे बच्चों, यहाँ पे उपयोग करेंगे सॉ, क्योंकि वी सॉ सिंपल पास्ट फॉर एन एक्शन दैट एक्वायर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। तो यहाँ पे सॉ का उपयोग करेंगे जो कि हमारी उसकी थर्ड फॉर्म है, थर्ड आई थिंक इसकी सेकेंड फॉर्म है पास्ट में। पांचवा तो हो गया। छठा, माई मदर कुक डिलीशियस फूड फॉर अस एवरी संडे, हमारी माताएं यानी कि मेरी माँ हर रविवार मेरे लिए बहुत ही डिलीशियस खाना बनाती है। तो यहाँ पे कुक की जगह कुक्स आ जाएगा। क्यों आ गया बच्चों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट इज यूज फॉर हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन यानी कि सिंपल सी बात है, डेली बेसिस का काम है। थर्ड पर्सन सिंगुलर एड्स एस, थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे ऐसा जाएगा, तो यहाँ पे कुक्स हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ग्रामर के जितने भी आपके टॉपिक थे बच्चों वो मैंने आपको यहाँ पे पूरे करवा दिए हैं। ठीक है, एक बार आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। पहले देखो बच्चों, यहाँ पे हमने अपने जो नॉर्मल सेंटेंसेस थे उनको कंप्लीट किया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब वाले जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे ये किए हमने, फिर प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस कर लिए हमने और वर्ब वाले कर लिए। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको मैंने डूअर्स डायरेक्टेड भी करवाए हुए हैं बच्चों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, वर्ब वाले भी क्वेश्चन करवा रखे थे, सब करवाए हुए हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब हम शुरुआत करेंगे आज के इस पेपर के सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन नंबर डी, लिटरेचर 20 मार्क्स का। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि इसमें आपको मैं जो जो क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड और रिपीटेड है, जिसके आपके क्वेश्चन के एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो एनी फॉर 1 into 4 मार्क्स, यानी कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से कोई 4 आपको करने हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर आई थिंक ये 1 वाला है, द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, तो ये उससे लिया गया है। हम लोग सीधा का सीधा इस क्वेश्चन इसके आंसर की तरफ चलते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड टिल्लीज फैमिली केम टू थाईलैंड। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि टिल्ली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था। तो बच्चों आंसर कैसे लिखेंगे, टिल्ली वाज फ्रॉम द इंग्लैंड, शी केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद हर फैमिली मेंबर्स। तो बच्चों टिल्ली कहाँ की रहने वाली थी, इंग्लैंड की, क्यों आई थी थाईलैंड, ताकि वो अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। ओके, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा, व्हाट वार्निंग साइंस डिड टिल्ली एंड हर मदर सी, यानी कि टिल्ली और उसकी मां ने कौन सी चेतावनी के संकेत देखे थे बच्चों। तो लिखेंगे आंसर,
Tilly and her mother show that the sea was rising and that it was foaming and swirls and bubbles were forming. यानी कि टिल्ली उसकी माँ ने क्या देखा कि समुद्र का जलस्तर, लहरें बढ़ रही हैं, उसमें झाग उठ रहा है, भंवरसा बन रहा है, बुलबुलें उठ रही हैं पानी में, जो कि दर्शाता है कि हाँ अब सुनामी आने वाली है। ठीक है। तीसरा, डू यू थिंक टिलीज मदर वाज स्केर्ड ऑफ दिस? क्या टिल्ली की माँ इन सभी से बहुत ज्यादा डर चुकी थी? तो हम लिखेंगे नो, टिलीज मदर वाज नॉट स्केर्ड ऑफ दिस। टिल्ली की माँ इससे नहीं डरी, ज्यादा नहीं डरी। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप द सुनामी? यानी कि बच्चों सुनामी से बचने के लिए स्मिथ परिवार और समुद्र तट पर मौजूद अन्य लोग कहाँ गए? ठीक है, तो लिखेंगे when the tsunami waves hit the beach, the members of the Smith family and others ran to third floor of the hotel and were thus saved. जब सुनामी की लहरें तट से टकराने लगी तो स्मिथ का परिवार और बाकी लोग होटल की तीसरी मंजिल पर भाग गए और इस प्रकार वो बच गए। पांचवा, इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, who do you think she should share it with her parents और her geography teacher? यानी कि बच्चों ये टिली का पुरस्कार, यदि टिली का पुरस्कार साझा किया जाना हो तो उसके विचार से उसे किसके साथ साझा करना चाहिए? अपने माता पिता के साथ या अपने भूगोल के शिक्षक के साथ? तो कैसे लिखेंगे बच्चों? क्लियरली टिली शुड शेयर हर अवार्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर। यानी कि जाहिर है टिली को अपना पुरस्कार अपने भूगोल शिक्षक के साथ साझा करना चाहिए, एज इट वॉज द टीचर्स लेसन दैट हेल्प हर रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ द सुनामी। क्योंकि टीचर नहीं होते उसे सिखाया था कि सुनामी की क्या क्या साइंस हो सकते हैं। हर पेरेंट्स ऑन अदर हैंड डिड नॉट प्रिडिक्ट द डेंजर, उसके पेरेंट्स ने इतना ज्यादा डेंजर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। ठीक है बच्चों, तो सुनामी वाले चैप्टर से आपका ये टॉपिक था, ये इसके क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, चलो बच्चों अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो एनी टू। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों कि 2 नंबर के होंगे 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, आपको अटेम्प्ट करने होंगे 2 नंबर के केवल 2, लेकिन यहां पर आपको मैं 2 नंबर के 4 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया हो। ठीक है, तो बच्चों ये जो लाइंस हैं वो आपकी ज्योग्राफी लेसन वाली जो पोएम है उससे लिए गए हैं। तो आ जाओ मैं आपको सीधा क्वेश्चन आंसर करवा देता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसीलिए। तो पहला क्वेश्चन, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट। 2 ऐसी चीजें लिखो बच्चों जो हाइट यानी कि ऊपर से साफ साफ जाहिर रूप से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आंसर, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी देन लैंड। पृथ्वी गोल है और इसमें जमीन की अपेक्षा समुद्र अधिक है ऊपर से देखने पर। दूसरा, व्हाई इज द पोएम टाइटल्ड व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। बच्चों कविता का शीर्षक जब जेट आकाश में उछला, यानी कि चैप्टर पोएम का जो नाम है ये क्यों रखा गया है? तो बच्चों लिखेंगे इस तरह से, द टाइटल शोज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन अ जेट टेक्स ऑफ एंड राइज इनटू द स्काई। ये जो शीर्षक है ये उस सटीक क्षण को दर्शाता है जब जेट उड़ान भरता है और आकाश में ऊपर उठता है। इट हाईलाइट्स हाउ दिस व्यू फ्रॉम अबव gives the poet a fresh and different way of looking the earth and the world below। ये दर्शाता है बच्चों कि कैसे ऊपर से पृथ्वी को देखना कवि को धरती और नीचे की दुनिया को देखने का एक नया और अलग नजरिया देता है। दैट्स व्हाई द पोएम टाइटल दिस वन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज व्हेन द जेट टुक ऑफ इनटू द स्काई। जब जेट विमान आकाश में उड़ गया तो कवि को क्या एहसास हुआ? तो लिखेंगे आंसर इस तरीके से बच्चों, व्हेन द जेट रोज अप, जब जेट ऊपर उठा, द पोएट सडनली अंडरस्टूड व्हाई द सिटी लुक्ड अनऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द ग्राउंड। जब जेट ऊपर उठा तो कवि को अचानक समझ आया कि जमीन से शहर अव्यवस्थित क्यों लग रहे थे। क्यों? इट मेड सेंस फ्रॉम अबव, ही कुड सी द रीजंस बिहाइंड हाउ एंड वेयर थिंग्स वर बिल्ट। ठीक है, ऊपर से देखने पर उसे समझ में आ रहा था, वो ये समझ गया था कि चीजें कैसे और कहां बनती हैं। चौथा, व्हाट डज द जेट सिंबलाइज इन द पोएम।
तो जेट क्या सिंबलाइज करता है बच्चों पोयम में? तो लिखेंगे द जेट रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन पर्सपेक्टिव। जेट जो है वो सोच को बदलने वाली जो नजरिया है उसका प्रतीक है। It allows the poet to see the world from a distance where things that seem confusing on the ground suddenly start to make sense। यह कवि को दुनिया को दूर रखने दूर से देखने और दूर से नजरिए से देखने का मौका देती है, जहां जमीन पर उलझी हुई लगने वाली चीजें अचानक से समझ में भी आने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये पोएम वाले क्वेश्चंस हो गए। अब हम बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं, तो अच्छे से समझें। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो 11 कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स एनी फॉर 3 into 4 मार्क्स। बच्चों 3 नंबर के ये आपके 4 क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं 6 करवाऊंगा, ठीक है, ताकि 2 की और तैयारी हो। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, मेंशन द वेरियस वेज in which the British and German soldiers become friends and find the things in common at Christmas, the best Christmas present in the world। क्या प्रश्न है बच्चों? उन विभिन्न तरीकों का उल्लेख करो जिनसे ब्रिटिश और जर्मन सैनिक क्रिसमस पर दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से मिलती जुलती चीजों को एक दूसरे में बांटते हैं। तो उन मोमेंट्स को आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चों लिखेंगे ऑन अ कोल्ड क्लियर क्रिसमस मॉर्निंग, ठीक है, मतलब एक ठंडी और साफ क्रिसमस की सुबह, द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स केम टुगेदर टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। उस सुबह ब्रिटेन और जर्मन सैनिक जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। दे शेयर्ड देयर फूड एंड ड्रिंक्स, लाफ्ड, टॉक्ड एंड स्मोक्ड टुगेदर। उन्होंने एक साथ खाना पीना बांटा, हंसे, बातें की और साथ में सिगरेट पिया। चलो आगे देखो, हैंस वॉल्फ एंड जिम मैक्फर्सन एंजॉयड द केक कॉनी हैड बेक्ड। ठीक है, हैंस वॉल्फ और जिम मैक्फर्सन ने कॉनी द्वारा बनाए गए केक का आनंद लिया। ठीक है, डिस्कसिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम हार्डीज फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड लाइक बैटशेबा एंड गैब्रियल ओक। ठीक है, यानी कि हार्डी किताब तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के पात्रों जैसे कि बादशेबा और ग्रेफियल ओक, इसके बारे में भी चर्चा की गई और अपनी जो पसंदीदा पुस्तकें इसकी कंपैरिजन की, ठीक है, तुलना की। दे एग्रीड ऑन मैनी थिंग्स, वो कई बातों पे, कई चीज़ों पे एक साथ राजी हुए। द सोल्जर्स वर प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच विद बोथ हैंड्स अ जिम चीयरिंग इंथुसियास्टिकली, यानी कि दोनों ने आपस में मिलकर एक दोस्ताना फुटबॉल मैच किया, ठीक है, जिसमें हैंस और जिम उत्साह से तालियां बजा रहे थे। एट नाइट, रात के समय, दे एक्सचेंज क्रिसमस कैरल्स बॉन्डिंग थ्रू दिस शेयर एक्सपीरियंस एंड सेलिब्रेटिंग द हॉलीडेज एज फ्रेंड्स। रात में उन्होंने क्रिसमस कैरल्स का आदान प्रदान किया, इन साझा अनुभवों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े और दोस्तों की तरह उन्होंने क्रिसमस का त्यौहार मनाया। और बच्चों एग्जाम में इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन एग्जाम में और बन सकता है, उसको भी देख लो बच्चों। क्वेश्चन ये बनेगा, विच टू आर्मीज आर मेंशन इन द जिम्स लेटर, व्हाट डिड दे टुगेदर ऑन द क्रिसमस डे। तो कौन सी 2 आर्मी बताई गई थी बच्चों? 2 आर्मी कौन सी थी? एक तो थी ब्रिटिश आर्मी जिसे हम टॉमी बोला गया, जर्मन आर्मी जिसे फ्रिट्ज बोला गया। अब ये उस क्रिसमस मॉर्निंग को क्या करते हैं, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं और ये आंसर मैंने पेपर 1 में समझाया है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सेकंड है, हाउ आर द सर्वाइवल स्टोरीज ऑफ मेघना एंड अल्मास सिमिलर द सुनामी। बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेघना और अल्मास की जो कहानी है, ठीक है ना, सर्वाइवल की, वो कैसे एक दूसरे से सेम है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाँ, ये आ गया आपका क्वेश्चन, देखो बच्चों। सेकंड, हाँ, बोथ मेघना एंड अल्माज वर फॉर्चुनेट सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी। ठीक है, मेघना और अल्मास दोनों ही सुनामी में बच निकलने वाले भाग्यशाली लोग हैं। मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, बट शी वाज द ओनली वन हु सर्वाइव्ड। मेघना जो थी,
ठीक है, आप सभी को पता है उस तट समुद्री तट पर थी, अपने माता पिता और 77 अदर पीपल के साथ में वो बह गई, लेकिन वो अकेली बची। शी फ्लोटेड ऑन अ वुडन डोर फॉर 2 days बिफोर बीइंग वॉश्ड अशोर बाय अ वेव डिस्पाइट बीइंग अननोटिस्ड बाय द रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, राहत हेलीकॉप्टरों के द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बावजूद भी वह 2 दिन तक एक लकड़ी के दरवाजे पर तैरती रही और फिर एक लहर ने बहाकर उसे किनारे पर ला दी। आगे देखो बच्चों, सिमिलरली अलमास जावेद लोस्ट ऑल हर फैमिली मेंबर्स इन दी सुनामी। जैसे कि यहाँ पे जो मेघना है, ठीक है, उसने अपने पूरी फैमिली गंवा दी, केवल वही बची। ऐसे ही अलमास जावेद जो थी उसकी भी पूरी फैमिली चली गई थी। शी मैनेज टू सर्वाइव बाय क्लिंगिंग टू अ लेग ऑफ वुड। ठीक है, वह एक लकड़ी के लट्ठे से चिपक कर किसी तरह बच गई। तब शी फेंटेड, शी रिमाइंडेड ऑन द लॉग लॉन्ग इनफ टू बी रेस्क्यूड। हालांकि वह बेहोश हो गई थी, फिर भी वह काफी देर तक लट्ठे पर टिकी रही और उसे फिर बचा लिया गया। बोथ गर्ल्स फेस एक्सट्रीम हार्डशिप व्हाट वर मिरेकलसली सेव्ड। और वो चमत्कारिक, मतलब बहुत सारी परेशानियां झेली, लेकिन चमत्कारिकता के रूप में दोनों ही बच गई थी। ठीक है, तो दोनों की कहानियां सेम कैसे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। द आंट टेल्स द क्रिकेट डांस द विंटर अवे, डांस द विंटर अवे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हेयर? यानी कि बच्चों यहाँ पे जो चींटियां हैं वो उस झिंगुर को कहती हैं नाच कर सर्दी भगा दो। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो नाचना शब्द है क्या वो सही है? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो देखो बच्चों, सिंपल से ऐसे लिखेंगे, द आंट टेल्स द क्रिकेट डांस द विंटर अवे। ठीक है, जो चींटियां हैं वो झिंगुर को क्या कहती हैं? अरे झिंगुर, नाचते नाचते सर्दियां गुजार दो। बिकॉज व्हेन इट आस्क द क्रिकेट व्हाट इट डिड ड्यूरिंग समर, द क्रिकेट रिप्लाइज दैट इट sang all through the warm and sunny days। जब चींटी ने पूछा कि गर्मियों में उसने क्या किया, तो क्रिकेट जवाब देता है पूरे गर्म और धूप दिनों में मैं तो गाता रहा, है ना। इन रिस्पॉन्स दैट्स वाई द आंट sarcastically tells the cricket dance now just as it sang all summer। इसीलिए चींटी ने कहा अभी भी नाचो जैसे तुमने गर्मियों में नाचा है। emphasizing that since the cricket wasted its time instead of preparing for winter, it must now face the consequences। चींटियां कहती हैं टाइम वेस्ट किया है तो भुगतना तो पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम तो आएंगे ही आएंगे, है ना, ये चीज है। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट स्ट्रेटजीज डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज टू गेन कंट्रोल ओवर इंडिया? ये क्वेश्चन आपका नया है और इंपॉर्टेंट है कि वो क्या क्या स्ट्रेटजी थी बच्चों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाई थी इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो आप शुरू करेंगे बच्चों। देखो, द ब्रिटिश फर्स्ट केम टू इंडिया टू एक्सपेंड देयर ट्रेड विद प्रॉफिट्स एंड देयर मेन गोल। ठीक है, अंग्रेज सबसे पहले भारत में आए थे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए और यही उनका मुख्य लक्ष्य था, मुनाफा कमाना। बट टू कीप देयर ट्रेड ग्रोइंग दे नीडेड पॉलिटिकल कंट्रोल। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ा वैसे वैसे उन्हें लगा कि अब हमें पॉलिटिकल कंट्रोल भी चाहिए। सो दे स्टार्टेड इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस ऑन पीजेंट्स। इसीलिए उन्होंने जो किसान थे उन पे हैवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। इंडियन गुड्स लॉस्ट देयर वैल्यू बिकॉज चीप इंग्लिश गुड्स फ्लोडेड द मार्केट। इंडिया की जो गुड्स थी उन्होंने अपनी वैल्यू खो दी, वस्तुओं ने वैल्यू खो दी, क्योंकि अब बहुत ही सस्ते दामों पर इंग्लिश वस्तुएं आ रही थी मार्केट में। दीज गुड्स वर नॉट इवन टैक्सड। ठीक है, जो ये वस्तुएं थी बच्चों इन पर कर भी नहीं लगा था। दीज डिस्ट्रॉयड इंडियन ट्रेडर्स एंड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। आपने वो लाख खींचने वाला चैप्टर पढ़ा है ना, कि जैसे मशीन योग आता है तो बदलू का पूरा काम वाम छिन जाता है, एक तरीके से बेरोजगार हो जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो वही चीज है, दिस डिस्ट्रॉयड इंडियन ट्रेडर्स, भारतीय व्यापारियों को, और जितने भी बदलू जैसे क्राफ्टमैन थे उन सभी का एक तरीके से व्यापार था जो चला गया। ठीक है, द इंटरनल राइवलरीज अमॉन्ग इंडियन रूलर्स ऑल्सो हेल्प द ब्रिटिश टू रिमूव और डिफीट एनी किंग
हु डिड नॉट फॉलो देयर ऑर्डर्स। ठीक है, भारतीय शासकों के बीच आंतरिक प्रतिद्वंद्विता ने अंग्रेजों को उनके आदेशों का पालन ना करने वाले किसी भी राजा को हटाने या पराजित करने में उसकी मदद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि हु वाज दिनेश मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी कौन है, एंड व्हाई डिड विपिन बाबू कॉल हिम, विपिन बाबू ने कॉल क्यों किया, ऑल्सो डिस्क्राइब व्हाट डिड ही फाइंड आउट, और उन्हें क्या मिला। ठीक है, और उन्हें क्या पाया क्या मिला, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उन्हें क्या पता चला दरअसल ये बताना है। तो आओ सॉल्व करें। देखो बच्चों कैसे लिखेंगे इसका आंसर, ऐसे लिखेंगे पांचवे का कि दिनेश मुखर्जी वॉज अ फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू। दिनेश मुखर्जी कौन है, बिपिन बाबू के दोस्त हैं। आफ्टर हियरिंग फ्रॉम द मिस्टीरियस मैन दैट दे हैड बीन इन रांची टुगेदर इन 1958, बिपिन कॉल्ड दिनेश टू चेक इफ ही हैड रियली विजिटेड रांची ड्यूरिंग दैट टाइम। उस रहस्यमय व्यक्ति से यह सुनने के बाद कि वे दोनों 1958 में साथ साथ रांची गए थे, विपिन ने दिनेश को फोन करके पूछा कि क्या सचमुच उस दिन मैं रांची गया था। He asked if Dinesh remembered the 1958 incident and whether Vipin was in Calcutta or not। ठीक है, उसने पूछा कि क्या दिनेश 1958 की घटना, दिनेश को 1958 की घटना याद है और विपिन कलकत्ता में है या नहीं। दिनेश said to wait while he checked his diary। दिनेश कहता है रुको मैं पहले अपनी डायरी देखता हूँ। Then Dinesh told Vipin that he had been in Calcutta in February of his nephew's wedding, but also confirmed there was a trip to Ranchi and Vipin was there too। दो चीजें हैं बच्चों। दिनेश ने कहा, मतलब डायरी में देखिए, कहा कि वह फरवरी में अपने भतीजे की शादी में कलकत्ता गया था, लेकिन ये भी बताया कि रांची जाना था और विपिन भी वहीं था, है ना, ये चीज थी। सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों हमारा यहाँ पे, What lesson about geography did the poet learn while flying above his city? तो क्या उसे पता चलता है, क्या उसे सीख मिलती है जब वो ऊपर उड़ रहा होता है। तो आज जाओ सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, as the poet observed his city from a jet, जब वो ऊपर पहुंचता है, ठीक है, तो कवि ने जेट से अपने शहर का अवलोकन करते हुए महसूस किया, he realized, क्या महसूस किया, the cities were not properly प्लान, जो सिटीज है उनको योजना करके प्लान करके नहीं बनाया गया। हाउएवर, हालांकि, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट 10,000 फीट ही अंडरस्टूड व्हाई पीपल सेटल्ड इन स्पेसिफिक एरियाज। जब वो 10,000 फीट की ऊपर ऊंचाई तक पहुंचा तब उसे पता चला कि आखिर लोग अलग अलग जगह पर क्यों रहते हैं। फ्लैटलैंड्स नियर वाटर सोर्सेज प्रोवाइड फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर नेसेसिटीज। ठीक है, जल स्रोतों के आसपास के जो एरियाज हैं उनकी भूमि, भोजन, परिवहन और अन्य आवश्यक वस्तुओं में प्रदान करते हैं। ठीक है, वाइल जियोग्राफी एक्सप्लेन्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स ही फाउंड इट इलॉजिकल एंड इनह्यूमन द पीपल स्टिल एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिविजन्स। हालांकि यहाँ पे कभी कहता है कि भूगोल मानव वस्तुओं की व्याख्या करता है, लेकिन उन्हें यह अतार्किक और अमानवीय लगा कि लोग अपने ही संघर्ष, अपने ही विभाजन की वजह से एक दूसरे से अलग हैं और विभाजन करके रह रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज है। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर सारे समझ में आ गए। और इसी तरह से प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखा भी देता हूं। देखो, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर दिखाई दिया आपको, ये रहा। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, देखना चाहो तो देख लो, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे 4 क्वेश्चन आपके ये रहे और इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक एक करके अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वैसे देखो, ये पेपर नंबर 1 के अंदर मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, तो जिसने देखी होगी पार्ट 1 पेपर 1 की वीडियो उसे पता होगा, जिसने नहीं देखी है वो यहाँ पे देख लेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज की ये वीडियो हमारे यहाँ पे पूरी हो चुकी है और आशा करता हूँ कि आपको सैंपल पेपर 2 जो है ये पूरा समझ में आ गया होगा। ए और बी, इसके लिए आप सभी बच्चे पार्ट 1 की वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस आई बटन के अंदर आपको 8वीं क्लास के आपके ऑल सब्जेक्ट, जी हाँ बच्चों, ऑल सब्जेक्ट के
5+ इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट वीडियो सब मिल जाएंगी, आप वहां से उनको देखो, अपनी तैयारी करो। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास 8 इंग्लिश मिड टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन हमने कर ली है, और भी वीडियोस आएंगी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।